YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और बार बार हमारे बच्चे कमेंट्स के माध्यम से हिंदी की क्लासेस के विषय में पूछते रहे हैं। जब भी हमारा खेलो खेल ज्ञान का कार्यक्रम का प्रसारण होता है तभी उसमें भी बच्चे हमें लाइव चैट के माध्यम से हिंदी की क्लास के लिए बहुत प्रेरणा देते हैं। हम आपके साथ फिर से आ गए हैं आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर हिंदी के जो शेष अध्याय बचे हुए हैं उन्हें लेकर। आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी हिंदी की यदि संपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको वहां अवश्य मिलेंगे। हमारा आपसे वादा था कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले हम आपको हिंदी अवश्य पूरी करा देंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम अपनी हिंदी क्लास का अध्याय जो हमारे पुराने 5-6 अध्याय हुए हैं, आज हम समास के विषय में जानकारी आपको दे रहे हैं। साथियों ये भी ध्यान रखें कि जब समास हम पढ़ेंगे तो आपको समास पढ़ने के लिए या हिंदी की तमाम वीडियो जब आप देखते हैं तो उनके लिए आपको नोट्स तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वीडियो बनाने का तरीका है वो बहुत ही गूढ़ है। हमने कुछ नहीं छोड़ा है और हम चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर लेवल में भी हिंदी का कोई प्रश्न हमसे छूट ना जाए। यदि आप कांस्टेबल्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि आप नोट्स बनाएंगे तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। आइए जानते हैं आज के अध्याय समास के विषय में। साथियों तेवतिया क्लासेस के माध्यम से आप क्लास ले रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं सामान्य हिंदी की। हम बात करेंगे समास के विषय में। पहला प्रश्न यह हो सकता है कि समास का अर्थ है, तो यहां आपको जवाब मिलेगा संक्षेप। संक्षेप अर्थात छोटा कर देना, या दो, या यहां हम लिख सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। अर्थात समास का अर्थ है किसी भी शब्द को छोटा करना या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक छोटा शब्द बना लेना। उसमें क्या होता है, छोटा शब्द बनाने के लिए कि जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। विभक्ति ये आप कारक के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे हम यहां कहें तो पहला प्रश्न रहा कि समास का अर्थ है छोटा करना। समास का यदि कोई विलोम पूछे तो इसका मतलब होगा व्यास। व्यास का मतलब है विस्तृत कर देना। साथियों किसी भी समास रचना में या समास शब्द में हमेशा दो पद होते हैं। दो पद कौन कौन से हैं? एक होगा पूर्व पद और एक होगा उत्तर पद। पूर्व माने पहला, पद माने जो भाग होगा किसी शब्द का पहला भाग, पूर्व पद और उत्तर पद बाद वाला। ध्यान रखेंगे ये भी बहुत विशेष है। कई बार पूछ लेता है कि बताइएगा तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद या उत्तर पद। इनकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अब हम समझना है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, तो इसके लिए एक यहां शब्द लिख दिया जैसे राजपुत्र। यदि आप राजपुत्र को लिखना चाहें तो यह होगा राजा का पुत्र। राजा का जो पुत्र है, यहां तीन शब्द हैं, राजा का पुत्र। परंतु जब हमने इसको समास में परिवर्तित किया तो यह केवल दो शब्द बने। पूर्व पद तो रहा राज, राज यहां पूर्व पद है प्लस पुत्र उत्तर पद है, तो पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के समास की रचना करते हैं। समास की रचना राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि का कहां गया? का विभक्ति है और समास के अंतर्गत तमाम विभक्तियों का लोप ही होता है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, तो जो को विभक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो अब आपने क्या पढ़ा? समास का अर्थ संक्षेप, समास का विलोम व्यास, समास की रचना में पद होते हैं दो, पूर्व पद और उत्तर पद। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समास के कितने भेद होते हैं या समास कितने प्रकार का होता है। तो साथियों समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पहले आप एक बार देख लेंगे संक्षेप में, उसके बाद हम विस्तृत में चर्चा करते हैं। नंबर 1 लिख लीजिएगा, आप कॉपी पे लिखना चाहो तो, अव्ययी भाव समास। सामने देखिए क्या लिखा है कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप जवाब देंगे जी पूर्व पद प्रधान होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि सभी पदों में ऐसे कौन से समास हैं, सभी समासों में जिनमें केवल पूर्व पद प्रधान होता है। तो साथियों पूर्व पद केवल एक ही समास में प्रधान होता है और वो है अव्ययी भाव समास। अन्य किसी भी समास का पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास नंबर 3, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। नंबर 4 द्विगु समास, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। यदि हम बात करें द्वंद्व समास की
तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं जो योजक के माध्यम से जुड़े होते हैं। अब आगे जब हम इन पे विस्तृत चर्चा करेंगे खुल के, बहुत कुछ समझ में आएगा। आप बस तैयार हो जाए, अब आप जुट जाइएगा पढ़ाई में। नंबर 5, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और नंबर 6, बहुव्रीहि समास। इसमें तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। जी हाँ, बहुव्रीहि समास जिसमें तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, इसलिए मोस्ट है। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, इसलिए इंपोर्टेंट है। और अव्ययीभाव समास, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अन्य जो बचे जैसे तत्पुरुष समास, यहाँ 3 आप ले लीजिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन तीनों में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद ही प्रधान होता है। ठीक है, जब हम समास को विस्तृत रूप से जानेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1, अव्ययीभाव समास। साथियों, जिस समास का पूर्व पद जो पहला पद है वो अव्यय हो अर्थात अविकारी हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो और प्रधान हो, तो वहां अव्ययीभाव समास कहलाता है। अभी हमने जाना कि जो अव्ययीभाव समास होता है उसका पूर्व पद प्रधान होता है, यहां तक बात ठीक है। लेकिन पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ साथियों अव्यय भी होता है। पूछ लिया जाए कि बताइए किस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय क्या? अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा, काल के द्वारा, विशेषण के द्वारा कोई भी प्रभावित ना कर पाए, वह अव्यय होते हैं। तो पूर्व पद अव्यय भी होता है और प्रधान भी होता है, तो केवल ऐसा अव्ययीभाव समास में होता है। लेकिन यहां एक पहचान यदि आप करना चाहें तो पूर्व पद उपसर्ग की तरह कार्य करता है। उपसर्ग आपने पढ़े हैं, जो हमारा संपूर्ण वीडियो की जो क्लासेस पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय विस्तारित रूप से बताए गए हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो उन्हें देख लीजिएगा, और आपको पता है तो आप जानते होंगे कि उपसर्ग क्या है। जैसे अनुगामी में उपसर्ग क्या है? अनु। प्रतिदिन में क्या उपसर्ग है? प्रति। आजन्म में क्या उपसर्ग है? आ। यानी कि जो पूर्व पद है वह उपसर्ग होता है। लेकिन यहां जो उपसर्ग के रूप में कार्य करेगा तो वह अव्ययीभाव समास में होगा, वही अव्यय है। कैसे? पूर्व पद उपसर्ग की तरह कार्य करे, ये पहचान बता दी गई है आपको, केवल पहचानने के लिए है। जैसे प्रति, आ, अनु, भर, यथा, हर आदि। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये उपसर्ग की तरह कार्य कर रहे हैं? तो इसके लिए आप नीचे वाले शब्द देखें। यथासंभव। यथासंभव शब्द में क्या उपसर्ग है? यथा। यह अव्यय भी है और यही पद जो है प्रधान है, तो यह अव्ययीभाव समास हुआ। प्रतिकूल में क्या उपसर्ग है? प्रति। अनुरूप में उपसर्ग क्या है? अनु। भर पेट में क्या उपसर्ग है? भर। आजन्म में क्या उपसर्ग है? आ। आप कोई भी एक ऐसा शब्द लें जिससे आप उपसर्ग अलग कर पाए, तो वही आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यहां यह भी कह सकता है कि यहां इसमें अव्यय क्या है, तो अव्यय है यथा, प्रति, अनु, भर और आ। ये अव्यय भी हैं और इन्हीं के कारण यह अव्ययीभाव समास हुआ है। साथियों, आपने यूपी पुलिस की परीक्षा यदि दी है तो आपने उसमें प्रश्न पढ़ा होगा जिसमें क्षण क्षण एक यह यहां लिखा हुआ है। यह पूछा गया था कि कौन सा अलग है या नियम में कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। अब यदि कोई शब्द दोहराया जाए तब भी अव्ययीभाव समास होगा। यह किताबों में बहुत कम जगह लिखा हुआ है, लेकिन आप सीख लीजिए। कोई शब्द दोहराया जाए, वह योजक से जुड़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योजक से जुड़ा हुआ बता दें। और मान लीजिए कोई शब्द योजक से जुड़ा हुआ नहीं है परंतु दोहराया जा रहा है, तो भी वहां अव्ययीभाव समास ही होगा। कैसे? देखें। पल पल योजक से जुड़ा हुआ है, दोहराया जा रहा है। धीरे धीरे वही शब्द दोहराया गया। क्षण क्षण वही दोहराया गया। रातों रात, अब रातों रात शब्द योजक से नहीं जुड़ा है परंतु इसका अर्थ है रात रात, तो यहां जो शब्द है वो दोहराया गया, अर्थात यहां भी अव्ययीभाव समास होगा। हाथों हाथ एक्सेट्रा। आप ये भी कह सकते हैं दिनों दिन। अब क्या अंतर है? जैसे एक दे दिया गया, मान लीजिएगा नदी नाले, यहां कौन सा दोहराव है? नदी नदी होता तो दोहराया जाता, यह द्वंद्व समास बनेगा, यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद उपसर्ग की तरह कार्य करता है, और अगर कोई शब्द दोहराया जाए तो भी अव्ययीभाव समास
होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 2, जी हाँ, हम समास में 6 भेद पढ़ते हैं, तो 6 में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तत्पुरुष समास है। आइए देखते हैं कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। प्रश्न पूछ लेते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो साथियों उत्तर पद प्रधान होता है। एवं जो दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य कारक चिन्ह का लोप होता है। अर्थात कारक चिन्ह कहां से आ गया, यह हम पढ़ेंगे हिंदी में जब संज्ञा से अवयव तक पढ़ेंगे, लेकिन यहां आपको बताना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बिना कारक चिन्ह के हम तत्पुरुष समास समझ ही नहीं सकते। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कारक कितने हैं, अगर बच्चा ये जानता है तो उसके लिए तत्पुरुष समास समझना बहुत आसान है। और नहीं तो आप चिंता ना करें, क्योंकि आपको यहाँ कारक चिन्ह के साथ साथ पूरा तत्पुरुष समास एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब कारक चिन्ह के लोप का क्या मतलब है, जैसे गौशाला अर्थात गायों के लिए शाला। अब यहां गौशाला में आप देख रहे होंगे कि इसमें के लिए वो नहीं है, अर्थात यही कारक चिन्ह है के लिए। गौशाला में गौ के लिए शाला, जब आप इस शब्द का समास विग्रह करेंगे तो आएगा गौ के लिए शाला। तो ये के लिए कहां चला गया, इसका लोप हो गया। देखिए कला श्रेष्ठ अर्थात कला में श्रेष्ठ, तो यहां में का लोप हो गया। रथ चालक रथ को चलाने वाला, अब यहां को का लोप हो गया। के लिए में और को, साथियों यही है कारक चिन्ह। अब अगर आप नहीं जानते हैं इन्हें तो समझिएगा कि कारक चिन्ह कैसे होते हैं। यहां अगर हम विभक्तियों के अनुसार पूछा जाए, जो कारक 8 कारक होते हैं तो उनकी 8 विभक्तियां हैं। कारक या विभक्तियों के अनुसार यदि पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, तो यह भी 6 भेद होते हैं, सीख लीजिएगा। अब कौन कौन से 6 भेद हैं, सबसे पहले आप कारक पे ध्यान दें। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। समझे कैसे, कारक चिन्ह है 8, तो समास जो तत्पुरुष समास है वो 8 क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है, कारक 8 हैं। कौन कौन से हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हैं, इन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास पढ़ा जाएगा। जो कर्ता कारक है इसको हम बोलते हैं प्रथम विभक्ति, कर्म दूसरे स्थान पर इसको बोलते हैं द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार से समझिएगा, तृतीय विभक्ति करण है, चतुर्थ विभक्ति संप्रदान, पंचम विभक्ति अपादान, षष्ठवी विभक्ति है संबंध, सप्तमी विभक्ति अधिकरण और अष्टमी विभक्ति संबोधन। तो विभक्ति कितनी हो गई, 8, और तत्पुरुष समास के भेद कितने, 6। ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ प्रथम विभक्ति तत्पुरुष और अष्टमी विभक्ति तत्पुरुष को नहीं लेते हैं। तत्पुरुष के प्रथम और अष्टमी विभक्ति के अनुसार कोई भी भेद नहीं है। अर्थात तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं वे द्वितीय विभक्ति से शुरू होंगे। अगर कर्म का जो चिन्ह है को, कारक चिन्ह है को, अगर इसका लोप हो जाए तो फिर हम इसको कहेंगे कर्म तत्पुरुष या द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष। समझ लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कर्म है, कर्म अब आपको चिन्ह पता होने चाहिए। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म को कर्ण से या द्वारा आता है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, और संबोधन हे अरे ए। तो यहां संबोधन और कर्ता ये दोनों तो तत्पुरुष समास में नहीं लिए जाते हैं, लेकिन कर्म तत्पुरुष होता है यदि को का लोप हो, कर्ण तत्पुरुष होता है यदि से या द्वारा का लोप हो, संप्रदान तत्पुरुष होता है यदि के लिए का लोप हो, अपादान तत्पुरुष होता है कि उसमें से का लोप हो, संबंध तत्पुरुष का के की का लोप होना चाहिए, ये छुपे हुए होने चाहिए, और अधिकरण तत्पुरुष में या पर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6, यह 6 प्रकार का जो तत्पुरुष समास है वो विभक्ति के आधार पे हुआ। हम ये भी कह सकते हैं यदि कर्म का लोप होगा तो कहेंगे द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष को तृतीय विभक्ति तत्पुरुष कह सकते हो, संप्रदान को चतुर्थ विभक्ति तत्पुरुष, कापी पे लिख लीजिएगा इन सब बातों को, अपादान पंचम विभक्ति तत्पुरुष, संबंध षष्टमी विभक्ति तत्पुरुष और अधिकरण सप्तमी
विभक्ति तत्पुरुष। इस प्रकार से तत्पुरुष समास अकेला तत्पुरुष पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि कारक के अनुसार कर्म तत्पुरुष पूछ सकता है, या आपसे द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष भी पूछा जा सकता है। लोप कैसे होगा, इसमें हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है, शब्दों को देखना है। जैसे कहा जाए गगनचुंबी, अब गगनचुंबी शब्द का समास विग्रह कीजिएगा तो इसका अर्थ होगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो इसमें जो लोप है वो किसका है, को का। को किसका कारक चिन्ह है, कर्म का, अर्थात गगनचुंबी जहां को का लोप है यह द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष है, या आप इसे कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं। देखें जेब कतरा, इसका समास विग्रह कीजिए, जेब को कतरने वाला, तो इसमें क्या छुपा, को, और को किसका कारक चिन्ह है, कर्म का। तो जेब कतरा का मतलब हुआ कि यह हुआ कर्म तत्पुरुष। आप इसको द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति का ही तो लोप है। आगे देखिएगा, मदांध अर्थात मद से अंधा। अब इसमें जो लोप है वो है से का, मद से अंधा। से किसका कारक चिन्ह है, करण का। तो इसका अर्थ हुआ कि मदांध में करण कारक होगा, आप इसे तृतीय विभक्ति तत्पुरुष भी कह सकते हैं। देखिएगा सूर रचित, सूर रचित का क्या अर्थ है, सूर से रचित या सूर द्वारा रचित। जी हां, सूर द्वारा, जो सूरदास जी की रचना है सूर द्वारा रचित, तो जो द्वारा है या से उसमें करण तत्पुरुष है, तो सूर रचित भी या तो आप तृतीय तत्पुरुष कहेंगे इसको, या आप करण तत्पुरुष कहेंगे। आगे देखें, संप्रदान का हमने चिन्ह की बात करी, के लिए होता है। यहां यज्ञशाला, क्या अर्थ है यज्ञशाला का, यज्ञशाला का अर्थ है यज्ञ के लिए शाला बनाना, यज्ञ के लिए। तो यहां जो लोप हुआ किसका हुआ, वो हुआ के लिए का। के लिए किसका कारक चिन्ह है, जी संप्रदान का। तो अर्थात यज्ञशाला में जो अगर तत्पुरुष देखें तो वो होगा संप्रदान तत्पुरुष। और यदि विभक्ति के आधार पर पूछा जाए तो फिर आप हिसाब लगा लेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये चौथे नंबर पे आया, तो ये संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थ विभक्ति तत्पुरुष भी कहेंगे यदि के लिए का लोप होगा। यहां देखें परीक्षा भवन अर्थात परीक्षा के लिए भवन, के लिए का लोप हुआ। देशभक्ति, देश के लिए, यहां बहुत से बच्चे कहेंगे देश की भक्ति, अगर देश की भक्ति बोल दिया तो संबंध में चला जाएगा, ये गलत है। इसका होगा देश के लिए भक्ति, तो के लिए संप्रदान का है, अर्थात देशभक्ति में भी संप्रदान तत्पुरुष है, या आप चतुर्थ विभक्ति तत्पुरुष बोलिएगा। चलिए अपादान देखते हैं। अपादान पांचवें स्थान पे है, पंचम विभक्ति है, मैंने यहां भी लिख दिया है जो लाइन यहां मिसमैच ना हो, पांचवें नंबर पे आएगा अपादान, और इसका अर्थ है से। अब करण माने भी से और अपादान का भी से। यहां से है विद साथ, और यहां से है फ्रॉम अर्थात अलग हो जाना। से का यहां तात्पर्य है अलग होना, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, क्या व्यक्ति पथ पर है, नहीं, पथ से अलग है, तो इसीलिए यहां जो लोप हुआ वो से का हुआ, परंतु स्थिति दूर जाने की है, स्थिति अलग होने की है, इसलिए ये जो से है ये अपादान तत्पुरुष यहां कहलाएगा, या इसको हम पंचम विभक्ति तत्पुरुष बोलेंगे। यहां देखिए ये लिखा गया है गुणहीन। गुणहीन का मतलब है क्वालिटी लेस, कि इसमें गुण है या नहीं है, नहीं है, गुणों से दूर है, गुणों से अलग है, अलग होना, फिर इसका अर्थ आप समझें अपादान। अपादान तत्पुरुष कहें या पंचम विभक्ति तत्पुरुष कहें। साथियों आगे देखेंगे आप, संबंध है जैसे, तो संबंध षष्ठवी विभक्ति होगा, और षष्ठवी विभक्ति में का के की जहां रिश्ता बताया जाए, संबंध हो, अधिकार हो, जैसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र का है, संबंध है पुत्र से राजा का है, तो यहां का लोप हुआ। अब का किसका चिन्ह है, संबंध का। जब तक आपको किसी भी कारक का कारक चिन्ह नहीं पता होगा तब तक आप उसमें समास ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ का लोप है, तो हम यहाँ कहेंगे कि संबंध में जब का लोप होगा तो यह संबंध तत्पुरुष होगा, और जब स्थान देखेंगे तो यह षष्ठवी विभक्ति तत्पुरुष भी कहलाएगा। देश रक्षा,
अर्थात देश की रक्षा, की का लोप हुआ, संबंध तत्पुरुष है, सीधा हमें यहां पता लग रहा है। आगे देखेंगे नंबर 6 पे जो बनता है अधिकरण। अधिकरण यह तत्पुरुष का छठा हिस्सा है, कारक में इसका स्थान 7वां है, इसीलिए सप्तमी विभक्ति है। अब अधिकरण में जो सप्तमी विभक्ति आई, इसका कारक चिन्ह क्या है? में और पर। अगर में का लोप है या पर का लोप है तो अधिकरण तत्पुरुष होगा। एग्जाम्पल समझे, पुरुषोत्तम क्या अर्थ है? पुरुषों में उत्तम। में का लोप हुआ, में का, और में किसका चिन्ह है? अधिकरण का। तो यहां पुरुषों में जो उत्तम है यह अधिकरण तत्पुरुष है। स्थान की बात करें तो आप इसको सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष भी कह सकते हैं। आप बीती अर्थात अपने पर बीती, लोप किसका हुआ? पर का। पर का लोप होते ही फिर यह अधिकरण तत्पुरुष हो गया, या आप इसको सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष कह सकते हैं। आप शब्दों को तोड़ना सीखें, समास विग्रह करना सीखें, और जब समास विग्रह करेंगे तो कोई ना कोई विभक्ति या कारक चिन्ह का लोप होगा, और जिस कारक चिन्ह का लोप होगा वो आपको पता होना चाहिए कि यह किस कारक का कारक चिन्ह है और कौन सी विभक्ति है। तब आप पूर्णतः तत्पुरुष समास को समझ पाएंगे। यहां संबोधन है या अरे यह नहीं काउंट होता है, और एक कर्ता, तो यहां पहला और अंतिम कर्ता और संबोधन नहीं लिए जाते। कारक 8 हैं, 8 कारक लिखे हुए हैं, पहला छोड़ दिया है, अंतिम छोड़ दिया है, 6 बचे हैं, और विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 ही तो भेद हैं, द्वितीय विभक्ति से शुरू होकर के सप्तमी विभक्ति तक। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तत्पुरुष के अन्य भेद भी हैं, परंतु उनमें जो प्रमुख है वो है नण समास, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक आता रहा है, पूछा गया है। इसको नण बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ने और ये अणे खाली, तो ये नण समास हुआ। कोई चियां बताता है, कोई कुछ बताता है, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी हमें जानकारी है उसके हिसाब से नण समास कहा जाएगा। नण समास तत्पुरुष का ही एक भेद है, ये जरूर याद रखें। तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए विभक्ति के अनुसार, परंतु अगर पूछा जाए कि नण समास किसका भेद है या किसके अंतर्गत आता है, तो साथियों नण समास भी तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। अब नण समास है क्या? जिस समास में पूर्व पद, पदों की बात हो चुकी है, एक पूर्व पद पहला और उत्तर पद बाद वाला। पूर्व पद अर्थात पहला भाग निषेध सूचक या नकारात्मक हो, अर्थात दोनों ही किसी शब्द का अर्थ नकारात्मक कर दे। पूर्व पद, पूर्व में लगा हुआ पद निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द हो, जैसे ए लगा के जो है किसी भी शब्द को नकारात्मक बना सकते हैं, अन, न, गैर, ना आदि। इस प्रकार के नकारात्मक या निषेध सूचक उपसर्ग के रूप में कार्य करें, ये मैं बता रहा हूं, उपसर्ग के रूप में कार्य करें। ये किताबों में नहीं लिखेगा कि उपसर्ग नहीं बोलेगा वो कहीं भी, लेकिन अव्ययी भाव समास में मैंने बोल दिया उपसर्ग, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। यहां भी आप उपसर्ग मान लें, उपसर्ग हो लेकिन नेगेटिव अर्थ दे लगे हों, तो वह नण समास कहलाता है। नण का मतलब ही है नहीं से, जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक शब्द हो। अब कैसे आप समझेंगे? जैसे देखें अधर्म, अधर्म जिसमें धर्म ना हो, अर्थात यह नकारात्मक शब्द है। अगर हम ए हटा दें तो यह होगा धर्म, और आपने धर्म के आरंभ में ए लगा दिया, तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है? ए है। लेकिन ये जो ए है यह इस शब्द को, धर्म को नकारात्मक बनाता है। यहां देखिएगा योग्य, यानी कि जो एबल है, जो काबिल है, लेकिन ए लगा दिया गया है और ए लगते ही अयोग्य हो गया, अर्थात अयोग्य एक नकारात्मक शब्द होता है। यहां लगा हुआ है अन, अनहोनी, तो अनहोनी का मतलब है जो ना होने योग्य हो, अर्थात अन भी होनी में लगा और शब्द का अर्थ नकारात्मक बन गया। यह सभी नण समास के उदाहरण है। नपुंसक, ना लगा, ने लगते ही यह शब्द नकारात्मक हो गया। गैर वाजिब, यानी कि जो वाजिब ना हो, गैर यहां लगाया गया है, और गैर जो है वो उर्दू का उपसर्ग है, आप अरबी फारसी का उपसर्ग बोलते हैं, लेकिन जो गैर शब्द शब्दांश यहां लगा हुआ है यह वाजिब को नकारात्मक बना देता है। और ऐसे उपसर्ग में, ये उपसर्ग ही बोलूंगा, ऐसे उपसर्ग जो किसी शब्द को, उसके अर्थ को नकारात्मक कर दें, तो वह नण समास कहलाता है। पसंद, ना लगा दिया, नापसंद हो गया, अर्थात शब्द नकारात्मक हो गया।
लायक योग्य हुई, लेकिन ना लगते ही नालायक हो गया। इसी प्रकार से दिए गए जितने भी शब्द हैं और उनके आरंभ में लगा हुआ जो शब्दांश है जो पूरे अर्थ का अनर्थ कर देता है, ये भी समझ लीजिए, अर्थ अनर्थ अन लगा दिया अर्थात वह नकारात्मक अर्थ देता है। नकारात्मक अर्थ किसकी वजह से देता है? ए की वजह से, अन की वजह से, ए की वजह से, ना की वजह से, गैर की वजह से। तो ये सभी ऐसे शब्द जो निषेध सूचक या नकारात्मक पूरे शब्द को कर देते हैं वह नन समास के अंतर्गत आते हैं, और नन समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है साथियों। ये बात रही। अभी हमने पढ़े हैं समास के 6 भेदों में से केवल 2। नंबर 1 अव्ययी भाव समास और नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने 6 भेद अलग पढ़ लिए और एक पढ़ लिया नन समास। अब जो आगे के 4 समास बचे हुए हैं, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, यह हम आपको समास के शेष भाग की जो वीडियो आएगी उसमें प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यह चैप्टर फिर एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ 25 से 30 मिनट की 2 वीडियो समास की तैयार कर रहे हैं। आप दोनों वीडियो को देखें, अपनी कॉपी में इन बातों को उतारें। आप निश्चित रूप से समास का यदि कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर बड़े आराम से दे पाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी समास की अगली वीडियो में। दीजिएगा अनुमति, मैं अमित कुमार तेवतिया आपको जल्द मिलता हूं, क्योंकि अब हिंदी शुरू हो चुकी है तो अब हमें यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी में जुट जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।